आज का सेशन जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है वो है PULDC। और PULDC मुख्तलिफ मौके पे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हर किस्म के लिए कोशिश रही है। डिबेटिंग में जितने कंपटीशंस हुए उसमें स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी PULDC ने की। उसके बाद स्केचिंग के कंपटीशंस और लिटरेरी के कंपटीशन और यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए स्टूडेंट्स को एंगेज PULDC ने अच्छे तरीके से किया। और इसी के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ एजुकेशनल हवाले से भी PULDC ने जहाँ तक स्टूडेंट्स के लिए उनके एजुकेशनल उनके एग्ज़ाम्स के हवाले से जितनी रहनुमाई की जा सकती थी उसने की। जिस जिस तरह हमने पिछले सेशंस करवाए। और इसी तरह जो है उस एग्ज़ाम्स की गाइडेंस के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर ज़करिया, जो कि लेक्चरर थे फार्मेसी डिपार्टमेंट में और अब जो है एसोसिएट प्रोफेसर हैं PBCU मुल्तान में। और क्लिनिकल फार्मेसी में इनकी एक्सपर्टीज़ हैं और बहुत से स्टूडेंट्स आप में से इन्हें जानते होंगे। तो मैं अब सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप इसे स्टार्ट करिए। ओके। जी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। चलें ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं ट्राई करूँगा कि अपनी जितना भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरा वो बच्चों से शेयर करूँ दैट हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। मैं ज़िक्रिया मेरा नाम है। मैंने फॉर्म डी की है पंजाब यूनिवर्सिटी से 2010 में। Then I worked as a community pharmacist for 1 year at Clinics Plus Pharmacy. Here, luckily, I got an opportunity to teach in Punjab University. तो किया मैंने एज अ डेमोन्स्ट्रेटर, पार्ट टाइम टीचर एंड देन फॉर 4 years एज अ लेक्चरर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। सो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में रहा 2012 से 2018 तक। देन मैंने हॉस्पिटल में कुछ अर्सा काम किया। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर। नाउ करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मेसी प्रैक्टिस at BZU, Bahauddin Zakriya University, Multan. So today's topic is all about कि पेपर कैसे करें। So quickly हम डिस्कस करेंगे, बट मेनली आई वुड रादर प्रेफर कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन में ज़्यादा टाइम लगा लें, बिकॉज स्टूडेंट्स के अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उसको डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सो लेट्स स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। और पेपर का भी ऐसे ही है बेटा, हमें बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करना चाहिए, अल्लाह के नाम से, ताकि एक बरकत होगी उसमें। एंड डेफिनेटली सारी चीज़ें अल्लाह की ही तरफ से हैं। अल्लाह ने हमें जो पावर दी है सुनने की, देखने की, बोलने की है, तो उसी के नाम से हमें स्टार्ट करना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़
मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कभी भी ना नहीं कहना चाहिए, बिकॉज इफ वी आर इन अ एग्जाम रूम, वी हैव थ्री ऑप्शंस। वन इज यस, टू आंसर दैट क्वेश्चन, उसको सॉल्व करें, उसको आंसर करें। सेकंड है कि आप ना कर दें कि नहीं मुझे नहीं आता। लेकिन थर्ड है आप ट्राई करें, आप ट्राई करें कि कुछ ना कुछ आंसर करने का। मैं हर बच्चे को, अपने सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कभी भी फौरन ना नहीं कहता। लाइक अक्सर बच्चों से बीइंग अ टीचर मैंने देखा है कि बेटा लाइक व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ दिस, तो वो कह देते हैं सर सॉरी। वो जैसे प्री प्लान नहीं होता कि सर सॉरी मैंने तो रात को ये हो गया था, मैं तैयार नहीं कर सकी, तो इसलिए मुझे नहीं आता। सो आई थिंक इट्स नॉट द राइट वे टू टू लाइक टू टू डिफेंड एनीथिंग। ठीक है, इससे एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपका। तो कभी भी आपको फ़ौरन ना नहीं करनी चाहिए। मुझे अभी भी याद है कि मेरे साथ एक स्टूडेंट था मेरे साथ, जब हम, तो वो मेरे साथ बैठते थे, तो वो फार्माकोग्नोसी का पेपर था, तो उसने कहा यार मुझे तो सब कुछ भूल गया, तो मैं तो जा रहा हूँ। तो मैंने उसे बहुत इंसिस्ट किया कि भाई जितना आता है जैसा आता है लिखो तो सही, लेकिन वो चला गया, उसकी सप्ली आ गई। इसी तरह एक दूसरा पेपर था, उसे लगा कि यार ये तो बहुत ही गंदा हुआ है, मैं तो कंफर्म इसमें सप्ली आएगी, लेकिन चूंकि वो अटेम्प्ट करके आया था वो पास हो गया, ठीक हो गया। तो मैं सबसे पहला पॉइंट जो बेटा कहूँगा ना वो ये है कि अभी कभी भी ना करें। ठीक है, ट्राई करें चीज़ को अटेम्प्ट करने की। सेकंड, आपने पेपर, जो भी आपका पेपर है ना, इधर इट इज रिटन और वाइवा, यू हैव टू इम्प्रेस योर एग्जामिनर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग अ टीचर आपने हमें इम्प्रेस ही करना होता है ना। अगर आप एक रिटन एग्जाम कर रहे हैं तो आपने ऐसे पेपर को सॉल्व करना है पेपर पे। ठीक है, उस वक्त हमें नहीं पता ये बच्चा कौन है कैसा है, लेकिन क्या होता है कि अगर आपने अच्छी तरह अटेम्प्ट किया है, ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो वो क्या होगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, आप अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो वाइवा में भी ऐसे ही है और रिटन में भी यही है। तो एट द एंड आपने क्या करना है, आपने इम्प्रेस करना है अपने अपने एग्जामिनर को। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने माइंड में रखें कि मुझे अगले बंदे को इम्प्रेस करना है। अब वो इम्प्रेस करने के लिए हम मेनली अभी डिस्कस करते हैं रिटन एग्जाम। ठीक है, वाइवा की बातें भी कुछ कर लेंगे साथ साथ, लेकिन मेनली रिटन एग्जाम में कैसे है, क्योंकि हमारा एक मेजर पोर्शन है। अच्छा, रिटन एग्जाम में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, एक ने अपना राइटअप बहुत नीट एंड क्लीन किया और एक ने बहुत रफ किया हुआ। तो डेफिनेटली एग्जामिनर बीइंग, मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं मुझे लाइक 8 टू 10 ईयर्स हो गए हैं टीचिंग करते हुए। जब मैं पेपर चेक करता हूँ, ठीक है, मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पेपर चेक किए हैं एज एन एक्सटर्नल एग्जामिनर इन पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी में, और प्राइवेट सेक्टर में अपने स्टूडेंट्स के किए हैं। ठीक है, तो जो मैंने ये देखा, या पीयू के स्टूडेंट्स के भी पेपर्स जो चेक किए हैं, जो मैंने देखा, ये देखा है कि अगर मेरे सामने दो पेपर्स हैं और एक एक बहुत नीट क्लीन है और एक बहुत रफ है, ठीक है, उसकी समझ ही नहीं आ रही कि कैसा लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली जो ज़्यादा नीट एंड क्लीन है उसको, उस पे उसका ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन होगा, उसके मार्क्स डेफिनेटली ज़्यादा आएंगे। तो नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। अब नीट एंड क्लीन डज हो पेपर, ठीक है। बिल्कुल ही नीट नहीं रखना पेपर को। नीट एंड क्लीन मीन्स के आपने अच्छा साफ सुथरा लिखना है। हेडिंग्स दें, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है ना वो ज़रूर दें। ठीक हो गया। कुछ तो पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें तो हेडिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कुछ हमारे ऐसे, जैसे फार्मेसी में अगर मैं बात करूं, तो जैसे मार्केटिंग टाइप सब्जेक्ट्स हैं, हॉस्पिटल टाइप सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें हेडिंग्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसमें मेजर पार्ट ही होता है कि आपने हेडिंग क्या दी है। कुछ ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा एग्जामिनर नहीं उसकी रीडिंग करता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे स्पेसिफिक हैं, अगर कुछ केसेस हैं, कुछ कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स हैं, तो डेफिनेटली उसमें आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें हेडिंग्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन कुछ अगर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो उसमें शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है हेडिंग्स की। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या मीडियम मार्क्स वाले भी हैं तो उसमें भी हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग्स अच्छी तरह दे। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं बेटा अगर एग्जामिनर हूँ ना, तो अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का, अगर एक ऐसा क्वेश्चन पेपर किसी ने सॉल्व किया, जो मैंने खुद देखा भी है, मैंने मार्क्स अच्छे दिए, अगर उस बच्चे ने जो उसके उसके जो मेन जो होते हैं ना बुलेट, आप क्या कहेंगे, जो मेन पॉइंट्स होते हैं उस पेपर में,
लाइक से फॉर एग्जांपल एक थेराप्यूटिक्स है, तो थेराप्यूटिक्स में नाम लिखना है आपने, या उसकी कोई पूरा प्रोटोकॉल, थेराप्यूटिक प्रोटोकॉल लिखना है, उसकी डोजेज लिखनी है, या आपने उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस लिखनी है, मेन मेन एडवर्स इवेंट्स। अगर आप उसको हाईलाइट कर देंगे ना इन्वर्टेड कोमास में, या वैसे हाईलाइट करें, अंडरलाइन कर दें, या मार्कर कुछ बच्चे यूज़ कर लेते हैं, तो मैंने देखा उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है। वो क्या बात है, एज एन एग्जामिनर जब मैं पेपर चेक कर रहा हूँ ना, अगर मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है ना रीडिंग करने में, वो अपना जो एक वो पंच लाइन ढूंढने में, इस क्वेश्चन की जो पंच लाइन है ना, उसको ढूंढने में अगर मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो मैं भी थोड़ा सा आवाज़ार सा हो जाऊंगा और मार्क्स देने में कंजूसी करूंगा। लेकिन अगर एक ऐसा बच्चा है जिसने क्वेश्चन के बाद हेडिंग्स दी और हेडिंग्स के अंडर जो कंटेंट लिखा है उसमें भी हाईलाइट की हुई है चीज़ें, डेफिनेटली ये वही बच्चा कर सकेगा जो जिसका ग्रिप अच्छी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आप हाईलाइट तभी करें इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट दैट दिस इज द आंसर, बट इफ़ यू आर कंफ्यूज देन जाने दें। अच्छा, इधर एक बाय द वे एक और बात करूं, जैसे वो बड़ा कॉमन है कि हमारे हमारे अक्सर फार्मेसी में भी बड़ी मशहूर लाइन है एक, कि वो कहते हैं कि एटलीस्ट जो मर्जी हो जाए आपने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना। ठीक है, आपने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना है, आपने ऐसे नहीं करना छोड़ के नहीं आना कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने जो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, अगर अगर ठीक नहीं आते आपको, तो फिर तो डेफिनेटली इस तरह के रिस्क ना लें, फिर हाईलाइट ना करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप गलत चीज़ को हाईलाइट करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आपने हाईलाइट नहीं किया होगा तो वो तो नज़र में नहीं आएगा, तो चांसेस हैं कि अच्छे मार्क्स मिल जाए। लेकिन आप अगर गलत गलत चीज़ लिखें और उसे हाईलाइट कर दें, तो वो तो डेफिनेटली आप फ़ौरन पकड़े जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ग्रिप अच्छी है आपकी क्वेश्चन पे, और आपको कंफर्म है कि यही आंसर है, तो डेफिनेटली हेडिंग्स के अंडर कुछ लाइंस को हाईलाइट करें, जो पंच लाइंस हैं आपकी। उसका जो मैं एज एन एग्जामिनर बताऊं, वो ये फ़ायदा है कि उसका ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि एग्जामिनर जब चेक कर रहा होता है ना, तो उसको जब इजी लगे ना पेपर चेक करना, तो वो खुशी से भी नंबर दे देता है। ठीक है, उसे लग रहा होता है कि यार ये तो बड़ा इजी है। जैसे मैं एक और पॉइंट इधर ऐड करता हूँ कि मैंने जो पर्सनली देखा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो देंगे ना अपने अकॉर्डिंगली दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर उसकी सब हेडिंग ए बी सी है ना, तो वो अपने अकॉर्डिंगली सी को ए कर देंगे, बी बी को ए कर देंगे, ए को सी कर देंगे। अच्छा, वो भी मैं अगर पर्सनली बताऊं, और मैंने कुछ टीचर से को देखा है, वो भी ना नाराज कर देता है टीचर को। क्यों भला? क्योंकि मैं जब चेक कर रहा होता हूँ ना, तो वही बात है, मेरे लिए ईजी होगा ना चेक करना, तो मैं खुशी खुशी नंबर भी अच्छे दूंगा। लेकिन इस तरह का एनॉइंग बिहेवियर होता है ना, जो मुझे आवाज, यानी टीचर को ना वो लगता है कि यार ये मुश्किल कर रहा है, आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन पेपर पे एक है, क्योंकि हमने जो मार्क्स टोटल लगाने होते हैं तो वो क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंगली लगाने होते हैं। तो आप ट्राई करें कि अपने पेपर को सिमेट्री से लिखें, और क्वेश्चन नंबर अगर 5 को पहले अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उस पर लिखें क्वेश्चन नंबर 5, और अगर उसके 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 पार्ट सी को पहले अटैम्प्ट कर रहे हैं तो पार्ट सी लिखें। तो यू शुड मेंशन द नेम ऑफ क्वेश्चन नंबर एंड द पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर जो आपको दिया गया। तो भी एक एग्जामिनर के लिए इजी हो जाता है पेपर चेक करना। ठीक हो गया? तो ये मैंने कुछ बातें बताई कि हाईलाइट तभी करें कि अगर आप कंफर्म है, और क्वेश्चन नंबर तो लाजमी दें। इसी तरह कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि 6 क्वेश्चन, लाइक अगर है कि 5 क्वेश्चन सॉल्व करें, तो वो क्या करते हैं 6 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो मुझे लगता है, मैं पर्सनली ये देखता हूँ कि ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इट इज़ बेटर टू लाइक फोकस ऑन द 5 क्वेश्चन। आपको जो बेहतर क्वेश्चन आते हैं आप उन्हीं पे फोकस करें और उन्हीं को सॉल्व करें, इंस्टेड के एक एक्स्ट्रा ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोई उसका तुक नहीं बनता। अच्छा, एक और बात इसमें है कि पेपर को ना सिमेट्री में करें। ऐसा ना करें कि पहला क्वेश्चन बहुत लंबा और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही छोटा। इसके लिए मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो यही करता हूँ कि आप टाइम के अकॉर्डिंगली डिवाइड करें। एक तो चीज़ है कि अगर एक क्वेश्चन है ही छोटा, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही ऐसा बनाया बनाया है कि वो आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर लंबा है और इसका उसने मांगा ही टू द पॉइंट है, कोई केस सिनेरियो इस तरह का है या मैथमेटिकल क्वेश्चन इस तरह का, इसका आंसर थोड़ा है। अगर ऐसा नहीं है तो टाइम को डिवाइड करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास घड़ी होनी चाहिए, टाइम को डिवाइड करें। अगर तो आपको लगता है इक्वली क्वेश्चंस की वेटेज है और इसका आंसर भी इक्वल है, तो इक्वल टाइम डिवाइड करें। 30 मिनट्स दे दें एक क्वेश्चन को, और 20 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स एक्स्ट्रा भी पास अपना बैकअप रखें।
ठीक हो गया, क्योंकि ऊपर नीचे 5 मिनट्स मार्जिन होना चाहिए आपके पास। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को डिवाइड करना है। और कभी मैं तो यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आखिरी क्वेश्चन गंदा ही लिखें आप, जो हमारी नॉर्मली हमारी बच्चों की रूटीन है। एंड वाला क्वेश्चन या तो आधे सफ़े का होगा, एक एक पेज का होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि लास्ट क्वेश्चन को भी ऐसा रखें जिससे जो आपको आता हो। अगर कोई बहुत ही गंदा क्वेश्चन आपको नहीं आता, उसे थर्ड फोर्थ पे फेंक दें। तो ये भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं कहूँगा, आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करें, अब एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करें कि कैसे पेपर को सॉल्व करना होता है, ठीक है? तो प्रैक्टिस करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, डेफ़िनेटली। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, डेफ़िनेटली, जैसे मुझे एक याद आ रहा है मेडिसिनल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में मैं जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं ना, मैं एज़ अ स्टूडेंट मुझे याद है कि मैं वो सिर्फ़ याद नहीं करता था, रट्टा नहीं लगाता था, उसे लिखता था बहुत ज़्यादा। वो मुझे लगता है आपकी एक ना मसल मेमोरी होती है। मसल मेमोरी होती है कि आपके मसल जो होते हैं ना, उनके उनकी भी एक स्टोरेज होती है। आप जिस तरह स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, तो आपकी एक मसल मेमोरी, आपको आदत बन जाती है कि इस तरह मैंने ड्रा करना है। तो इस तरह केमिस्ट्री टाइप वाले में आपको आपको खुद खुद ड्रा करें, स्ट्रक्चर्स वगैरह ड्रा करें। तो मैं क्विकली कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि हम ना क्वेश्चन आंसर की तरफ चलें, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ज़्यादा फोकस कर लेंगे। हाँ, एक लास्ट पे एक और पॉइंट देख लेते हैं, वो है मटेरियल कौन-सा यूज़ करें, रीडिंग मटेरियल वगैरह यूज़ करें। इसके लिए बेटा देखें, अगर मैं एग्ज़ामिनर हूँ ना, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, ठीक है, तो मेरा अपना स्टाइल है टीचिंग का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है बीइंग अ टीचर, जब ड्रग इंड्यूस्ड डिज़ीज़ का एक टॉपिक है ना, तो मुझे कार्डियोवैस्कुलर या इन्फेक्शियस डिज़ीज़ ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको डिटेल्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ। लेकिन लेकिन कुछ टीचर्स दूसरे होंगे, वो शायद रीनल डिज़ीज़ पे ज़्यादा बताएँ, किसी दूसरे कॉलेज में है। इसी तरह कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में टीचर बैठा है, वो हेपेटिक डिज़ीज़ वगैरह को ज़्यादा बताए। तो हर टीचर का अपना स्टाइल होता है। तो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम, जो फाइनल क्वेश्चन पेपर जो डिज़ाइन करता है ना, डेफ़िनिटली उसमें आपकी आपका जो एग्ज़ामिनर है, वो इन्वॉल्व होता है। अगर मैं कहीं एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा हूँ ना या पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा कोई भी एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर होगा, वो मेरे साथ राब्ते में भी रहेगा, ठीक है? तो वो क्वेश्चन जो बनेंगे ना, तो डेफ़िनिटली उसे पता है कि इस टीचर ने इस स्टाइल से पढ़ाया, तो इस तरह के क्वेश्चन ऐड होंगे। तो एट द एंड, इन शॉर्ट, ये है कि आप सबसे ज़्यादा जो प्राइम आपका फ़ोकस होना चाहिए ना, वो होना चाहिए जो टीचर का रीडिंग मटीरियल है, टीचर के नोट्स हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें से आएँगे, ठीक हो गया। विद फ्यू एक्सेप्शंस, यस, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस हैं, एक्सटर्नल अपने अकॉर्डिंगली भी कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन कर सकता है। इसी तरह अगर कुछ सिलेबस में से कुछ है हेडिंग्स, तो वो एक्सटर्नल वो भी डाल सकता है, ठीक है। लेकिन ये है कि मेजर जो मैंने देखा है कि वो सबसे मेन, जो आप जिसे कहते हैं ना, ईज़िली आप पास कर लेंगे एग्ज़ाम को, तो आप उस पोर्शन को देखें जो टीचर ने पढ़ाया है, या टीचर ने अगर कोई बुक रेफ़र की है, उसकी स्लाइड्स हैं, उसके क्लास लेक्चर्स हैं, तो उसको देखें आप। तो रीडिंग मटीरियल में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट एक और पॉइंट हम कर लेते हैं। प्रेज़ेंटेशन अगर आपका वाइवा है, एग्ज़ाम वाइवा है, प्रैक्टिकल है, ठीक है? तो उसमें वाइवा में सबसे मेजर एक वाइवा उसमें होता है एक, बाकी प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन तो आपको पता है आपने परफ़ॉर्मेंस करनी है। लेकिन एक मेजर एक जो पार्ट होता है ना, जिसमें बच्चे ज़्यादा ख़ाइफ़ भी होते हैं, वो होता है आपका वाइवा। बेटा वाइवे में भी वही बात है जो मैंने बात की है पहले, इम्प्रेस करना है आपने एग्ज़ामिनर को। रिटन में आपको कैसे, जैसे मैंने कुछ बताए हैं चीज़ें, इसके अकॉर्डिंगली आपने इम्प्रेस करना है। वाइवा में भी आपका कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कितने कॉन्फिडेंस से जाते हैं, और उसके बाद आप आंसर करते हैं। फिर वही बात है, फ़ौरन ना नहीं करनी, फ़ौरन ये नहीं कहना कि मैं पढ़ा नहीं, मैं तो बीमार हो गई थी या बीमार हो गया था सर, सॉरी सॉरी वाला एटीट्यूड नहीं रखना, ठीक हो गया। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे से अगर पूछो बेटा व्हाट इज़ एंटीबायोटिक्स, अब एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट लाइफ, एटलीस्ट आप वर्ड को ना एक दो दफ़ा
अगर रिपीट करो ना तो आपको आंसर उसी में से लाइन क्वेश्चन में से भी एक लाइन आपको आंसर मिल जाता है। तो कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, डेफिनेटली आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप कॉन्फिडेंट हों और आप फ़ौरन ना ना करें और आर्ग्यू ज़्यादा ना करें टीचर से बिला वजह, ठीक है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताएं। मैं ये नहीं कहता आप हमने बिल्कुल ही जी हजूरी नहीं करनी, ठीक है। मैं ये बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि बच्चों को जो सर ने कह दिया तो यस 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 सर, लेकिन हमें अपना उस पर बहस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, मुझे ये लगता है कि ये, अगर आपको ये लगता है तो ठीक है, उस पर बहस ना करें, लेकिन आप अपना आंसर ज़रूर दें, ठीक हो गया। और कभी कभार लाइक मैंने जो देखा पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई बच्चा आर्ग्यू भी करे, और आर्ग्यू अच्छे वे में करे और अपने अपने पॉइंट्स दे, लेकिन डेफिनेटली उसमें आपका फिर बैकअप नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तो आप फिर अच्छा डिफेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं प्रेजेंटेशन के हवाले से। अच्छा, एक और सीन बेटा मार्क्स जो है ना, अब ये तो हो गया पेपर अटेम्प्ट करने का, अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं मार्क्स के हवाले से, क्योंकि हम सब कुछ करते हैं कि अच्छे मार्क्स लेने हैं हमें। मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में 2010 में हम निकले थे प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल हमारी डिग्री ख़त्म हुई तो तब से जॉब्स वगैरह में हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादातर ये क्यों करते हैं, अच्छे मार्क्स आएंगे, डिग्री मिलेगी और फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, और फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और उसके लिए हम, बल्कि एक पॉइंट जो हम रह भी गए कि चीटिंग, ठीक है। वो तो मैंने बताया ही नहीं आपको, मार्क्स लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो, कि हमने चीटिंग लाजमी करनी। तो हम ये कहते हैं ना, जैसे फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ वाली चीज़ों में से ये भी है एग्ज़ाम में अक्सर स्टूडेंट्स के लिए, कि चीटिंग हल्की फुल्की कोई कुछ कम करते हैं, हर एक का अपना लेवल है चीटिंग का। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो बिल्कुल भी नहीं करते। तो हम चीटिंग भी बहुत माशाल्लाह से करते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि मार्क्स अच्छे आ जाएँ। अब मैं एंड पे थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा इस हवाले से, मार्क्स के हवाले से। उसमें चीटिंग भी चलें अंदर ही आ जाती है, क्योंकि हम उसको उसका सहारा भी लेते हैं मार्क्स लेने के लिए सिर्फ़। बेटा प्रैक्टिकल लाइफ़ में ना दैट डज़न्ट मैटर, ठीक है। मैं बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, बाय नेम तो अच्छी बात नहीं है, बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत से टॉपर्स हैं जो हमने देखे हैं कि बस वो टॉपर्स ही थे। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हम शायद अपनी क्लास में कहते हैं यार ये निकम्मा सा है और इसे तो कुछ भी नहीं आता, ये करेगा क्या, ये तो पढ़ता भी नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसे-ऐसे नहीं, इतनी एग्ज़ाम्पल्स हैं, हद है कि एक बच्चे को पैनाडोल की डोज़ का नहीं पता, वो इतना सेट है, और जिसे सारी क्लिनिकल आती है, सारी चीज़ों पे बड़ी ग्रिप है, उस बेचारे को जॉब नहीं मिल रही। तो मार्क्स एट द एंड क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। मार्क्स एट द एंड क्राइटेरिया नहीं है, नंबर 1। और उन मार्क्स के लिए फिर चीटिंग करना, ये तो नेक्स्ट लेवल है फिर, कि अगर आप मार्क्स के लिए चीटिंग कर रहे हैं, अब वो तो पता नहीं हम अच्छा समझते भी हैं कि नहीं, कि ये एक बुरी चीज़ है भी कि नहीं चीटिंग करना। एनी हाउ, मुझे बल्कि इसमें थोड़ी सी कुरान की आयत भी याद आ रही है, चलें ये भी ऐड कर दें। तो अल्लाह ताला ने ना कुरान में फरमाया है कि अल्लाज़ी खलक़ल मौता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने ये दुनिया इसलिए बनाई है कि अच्छा कौन है हम में इंसान, इसलिए नहीं बनाई कि इसके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है। तो बहरहाल जो मेरी फाइनल लाइन है इसमें वो यही है कि अपने आप को सिर्फ मार्क्स में ना तोलें, ठीक है। एक अच्छे इंसान हम बने, ये पेपर सारा जो भी हम कर रहे हैं ये इसलिए बन रहे हैं कि सोसाइटी को कोई फ़ायदा हो एट द एंड। हम तो हैं भी ज़्यादातर प्रोफेशनल लाइफ के बच्चे हैं हम, तो हमने तो बीइंग अ प्रोफेशनल हम अपनी सोसाइटी को कुछ सर्व करना है अपने लिए, ठीक है, और अपनी सोसाइटी के लिए। तो उसमें अच्छे वेज़ के थ्रू आएँगे तो अच्छी बात है, हमारी ग्रूमिंग अच्छी होगी, आगे जाके हम कुछ बेहतर कर सकेंगे, ठीक है। ये कुछ बातें थी जो मैंने करनी थी। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, वो है क्वेश्चन आंसर। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं सो वो स्टार्ट कर लेते हैं। जी। जी बेटा, आवाज़ आ रही है? जी बेटा जी। हाँ
जी, क्वेश्चन है रमीन काशिफ सर, टाइम मैनेज कैसे करें नीट लिखने के चक्कर में अगर क्वेश्चन रह गया तो? हाँ, ये भी ठीक क्वेश्चन है बेटा। देखिए वही बात है, मैंने जो आपको बात की है ना बेटा, मैनेज करना है आपने, ठीक है। हमने यहाँ इस तरह की भी है एक एग्जांपल, मेरा क्लास फेलो था, उसकी राइटिंग इतनी प्यारी, वो इतना ज़बरदस्त लिखता है, लेकिन वो कभी भी अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता। बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, और इसको आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। तभी मैंने एक वर्ड भी यूज़ किया कि आप उसकी, आप जितनी रिहर्सल करेंगे ना, प्रैक्टिस जितनी करेंगे, तो उससे आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इतना नीट के चक्करों में इतना नीट नहीं कर देना कि आप पेपर ही कंप्लीट ना कर सकें। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम को मैनेज करें और डिवाइड करें टाइम को। जैसा ही टाइम खत्म हो जाए ना, तो आपका एक समझ लें वो रेड जोन स्टार्ट हो जाएगा कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट हो गया, तो अब जल्दी से उसे वाइंड अप करें। मैं नॉर्मली ऐसे करता था कि 3 आवर्स का पेपर है, तो आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको 30 मिनट्स पे डिवाइड कर दें। फिर 30 मिनट्स का अपने पास मार्जिन रखें। अगर 5 मिनट 5 मिनट्स हर पेपर में ऊपर नीचे भी हो जाए। सर फुल फेल वाला कॉन्सेप्ट भी बता दें। सर फुल फेल वाला कॉन्सेप्ट भी बता दें। क्या फुल फेल किया जाते हैं स्टूडेंट्स? फुल फेल, सॉरी मैं इस बात को नहीं समझ पाया। फुल फेल का मतलब यह है कि बच्चा टोटल फेल हो गया? यस सर, ऑल सब्जेक्ट्स में फेल। हाँ होता है डेफिनेटली। अगर सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गया तो सारे सब्जेक्ट में फिर उसे दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। अब अच्छा मैं वैसे बता दूं, इसका मुझे थोड़ा सा भूल गया हुआ है कि कितने सब्जेक्ट्स में हो। अगर कोई है तो वो अगर कमेंट्स में लिख दे कि कितने आपके सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल हों तो आपको दोबारा करना पड़ता है। जैसे मुझे जो याद है अभी कि आप अगर अगर आपने एक दफ़ा आपकी एक दो पेपर्स में एक सप्ली आ गई या दोबारा उसमें सप्ली आ गया, तो आप सुपरा में चले जाते हैं, ठीक है। ओह थैंक यू सो मच। मेरे टीचर सर फुरकान हाशमी का भी कमेंट है। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। हम आपसे ही पढ़े हैं, आपसे ही सीखा सब कुछ। ओके, स्टैटिस्टिक्स के पेपर, फार्माकोलॉजी पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें? स्टैटिस्टिक्स में तो बेटा डेफिनेटली अगर तो वो न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में डेफिनेटली आपका आंसर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने आपने उसका आंसर ठीक होना चाहिए। फार्माकोलॉजी के पेपर में वही जो मैंने आपको पहले बताया, फार्माकोलॉजी का पेपर पे डिपेंड करता है। अगर आपके एग्जामिनर ने क्वेश्चन वाइज किया हुआ है, क्वेश्चन वाइज इस तरह है कि शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आपका आंसर ठीक होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का आंसर है, तो फिर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें ना एक और बात है, जैसे अभी एक और बेटे नमरीन फातिमा, इन्होंने क्वेश्चन किया सर लेंथ क्या हो। देखिए मैंने देखा है कि मेरे साथ हमारी क्लास का सीआर था, उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी थी और उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी थी। तो वो कभी शीट एक क्वेश्चन के लिए यूज़ कर लेता है, लेकिन उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। अब ये वेरी करेगा बच्चे पे। अगर एक बच्चे की स्पीड, राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है, तो वो ज़्यादा भी लिख सकता है कुछ थोड़े टाइम में। लेकिन अगर एक बच्चे की स्पीड, राइटिंग स्पीड भी कम है, तो ये अच्छा। यहाँ मैं एक ना जो मैंने पर्सनली भी देखा है और मैं रिकमेंड भी करूँगा, आप जो रूटीन में बॉल पॉइंट वगैरह, पेन वगैरह यूज़ करते हैं, उसी को एग्ज़ाम में भी यूज़ करें। क्योंकि आपकी उस पे ना, आपकी उस पे ग्रिप अच्छी हो जाती है, आपका उसका राइटिंग अच्छी होती है। अगर आप इंक पेन यूज़ करते रहे हैं, तो उसी से पेपर करें। अगर आप अगर आप बॉल पॉइंट को यूज़ करते हैं किसी ख़ास एक ब्रांड का, तो उसी को करें। उससे आपका ना राइटिंग स्किल्स वैसे डेवलप हो गए होते हैं, उसके अच्छे हो गए होते हैं। कभी कभी चेंज करने से उतनी अच्छी राइटिंग नहीं होती आपसे। तो लेंथ उसी पे डिपेंड। ओके, अगर 20 मार्क्स का पेपर हो तो लेंथ क्या होगी? कि अब मुझे ये समझ नहीं आई, लेकिन ये है कि बेटा 20 मार्क्स का पेपर है, तो लेंथ क्या होगी? लेंथ डिपेंड करेगी टाइम पे। ठीक हो गया। हाँ, अगर पेपर का आंसर ही बहुत शॉर्ट है और आपने इजीली, वो है ही ना एमसीक्यूज टाइप है या शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो आपने 5 मिनट में कर लिया, तो इट्स अप टू यू। लाइक आपको आंसर्स आते थे, आपने फिल इन द ब्लैंक किया, या आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे या डेफिनेशंस थी, तो आपने जल्दी कर लिया 10 मिनट्स में। लेकिन अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन है और वो 10 मार्क्स का है या 20 मार्क्स का, 20 मिनट्स है, तो आपने 20 मिनट्स को टाइम को मैनेज करना। और फिर वही बात है कि आपने उस टाइम में जो पंच लाइंस है ना, उनको हाईलाइट अगर कर लिया, दैट्स ग्रेट। ऑर्गेनिक के पेपर के बारे में बताएं। जी बेटा, ऑर्गेनिक के पेपर भी जो है, मैं उसके बारे में यही कहूँगा, उसमें भी चूंकि इक्वेशंस होती हैं,
उसमें इक्वेशन ज़्यादा आपकी वो जो पंच लाइन्स होती हैं ना उसमें इक्वेशन ही होती हैं, ठीक है। मुझे याद है जैसे उर्दू का पेपर हुआ था ना, तो वो अशआर याद करते हैं, तो वो हर कभी कभी क्या होता है कि एक दो ही याद है, तो हर एक अंदर वही डाल दिए, बार बार ऐड कर दिए, क्योंकि वो आपकी पंच लाइन्स होती हैं ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए। तो ऑर्गेनिक के पेपर में भी क्या है, इसके जो आपके स्ट्रक्चर वगैरह हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो आपकी पंच लाइन्स हैं, वो उसमें ब्लंडर नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं है ग्लूकोज का पूछा तो फ्रुक्टोज बता दिया है, या कोई केमिकल रिएक्शन पूछा है वो गलत बता दिया। ओके, एनुअल और सेमेस्टर में नंबर का हिसाब है। एनुअल में बेटा साल के एंड में एक ही दफ़ा पेपर होता है। एनुअल में इंटरनल एग्जामिनर होता है और एक्सटर्नल एक आता है एग्ज़ाम लेने आता है, आपको पूरा सिलेबस करना होता है, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल सिस्टम होता है। नॉर्मली सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है, सेमेस्टर सिस्टम में छोटी छोटी ब्रेक्स होती हैं, आपको मिड टर्म का एग्जाम होता है जो सेमेस्टर सिस्टम, मिड टर्म में वही है, मिड टर्म से पहले जो पढ़ लिया वो मिड टर्म में एग्जाम आ गया, उसके मार्क्स आपके काउंट हो जाएंगे। फिर फाइनल टर्म आएगा, तो अक्सर फाइनल टर्म में फिर थोड़ा सा सिलेबस होता है, तो वो फाइनल टर्म में कुछ लोग मिड टर्म से पहले वाला एग्जाम सिलेबस भी ऐड कर लेते हैं, तो वो उसके अलावा उसमें प्रेजेंटेशंस के मार्क्स होते हैं, आपकी असाइनमेंट्स के मार्क्स होते हैं, तो वो डिवाइड हुए होते हैं मार्क्स। अक्सर उसमें ज़रूरी नहीं होता कि उसमें एक्सटर्नल सिस्टम हो, लेकिन एक्सटर्नल आते भी हैं उसमें, एक्सटर्नल आते भी हैं, लेकिन अक्सर में एक्सटर्नल नहीं भी हैं उसमें। इस तरह है, जो एक ब्रीफ सा डिफरेंस है सेमेस्टर और एनुअल सिस्टम में। सर आंसर की लेंथ कितनी, मैंने बताया कि आंसर की लेंथ डिपेंड करेगा आपके टाइम पे या क्वेश्चन के टाइप पे भी। अगर तो क्वेश्चन इस तरह का तो टाइम कम लगेगा, लेकिन अगर अगर लंबा है तो टाइम देखें, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना टाइम है टाइम के अकॉर्डिंगली करें। सर जी 20 मार्क्स 10 मार्क्स क्वेश्चन और हाउ मेनी पेजेस, हाँ बेटा पेजेस डजंट मैटर, ठीक है, ये मेरी बात याद कर। अगर एक स्टूडेंट ने 50 पेजेस लिखनी है और काम की लाइन ढूंढने में टीचर को 50 पेजेस करने पड़ेंगे ना, चेक करने पड़ेंगे। लेकिन अगर टीचर को पता है मेरा ये क्वेश्चन है, इसका असल पंच लाइन ये 3-4 पंच लाइन है, आपको पता है हर आंसर की 3-4 पंच लाइन होती है। बीइंग अ टीचर जो मैंने देखा, मैं जब एग्जाम पेपर कोई भी चेक कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे एक क्वेश्चन के अंदर वो 3-4 वर्ड्स नजर आ जाए ना, तो मुझे लगता है बस ये ठीक हो गया, ठीक है। और वो टीचर ने अक्सर अब कन्वे की होती है बात, अदरवाइज कुछ में हेडिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपकी वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना उसको हाईलाइट करना है आपको, अदरवाइज नंबर ऑफ पेजेस का तो कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अगर फिर वही बात है, मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों की बड़ी अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं। हमारी क्लास का सीआर था, वो पूरी पूरी शीट लगा देता था एक एक क्वेश्चन पे, और वो टॉपर भी था। लेकिन वो ये है कि उसकी स्पीड भी बड़ी अच्छी थी, उसका राइटिंग भी बहुत साफ सुथरी थी, और वो हेडिंग्स भी बड़ी अच्छी लिखता था। वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि पेजेस बहुत ज़्यादा हो, नो। आप कम पेजेस पे अच्छा लिख रहे हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। और कोई क्वेश्चन? लेंथ बेटा मैंने पहले भी बताया, सूटेबल लेंथ कुछ नहीं होती, ठीक हो गया। क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा बेटा लेंथ। हाँ, 8-10 पेपर पेजेस पे लिखी है, और अगर वाकई उसका आंसर इस तरह है तो ठीक है, 8-10 भी है। लेकिन अगर जैसे अभी आपने कोई एक रीफ्रेज ही करना है किसी को इंग्लिश के पेपर में, अगर कुछ इस तरह की चीज़ आ जाए तो उसका तो आंसर ही छोटा होगा, आधे पेज का, तो उसमें तो ज़रूरी नहीं है ना तो इतनी लंबी लिखें आप। ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई नहीं है बेटा, ब्लैक नहीं कर सकते। वो होता ही है कि हाँ ठीक है, ब्लू ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ब्लैक भी कर सकते हैं। एमसीक्यूज, अच्छा ये मुझे ये नहीं पता किस सब्जेक्ट के, किस यूनिवर्सिटी के आप फर्स्ट प्रॉफ के एमसीक्यूज की बात कर रही हैं, लेकिन वैसे इन जनरल बेटा बता देता हूँ। एमसीक्यूज या कोई भी पेपर जो होता है ना, 90% 80 to 90% चांसेस होते हैं कि वो टीचर कहाँ से वो चीज़ें पढ़ाता है, ठीक है। वो क्लास में कुछ गाइड बच्चे को कुछ ना कुछ तो वो एक डायरेक्शंस देता है ना कि इस वो वहीं से ज़्यादा आएंगे, ठीक है। बाकी मुझे स्पेसिफिकली मुझे कोई मैं कहूँ कि मुझे एग्जैक्ट मैं ये तो नहीं बता सकता कि ये टीचर यहाँ से बनाएगा, ये टीचर यहाँ से बनाएगा। मैं प्रिपेयर चीज़ें फ्रॉम ये
can we manage the length of answer? Hmm. So we have prepared physio from JP, and a long question comprises of its whole chapter. How can we manage the length of answer? ठीक है। अच्छा, पहली बात है जेपी ठीक है, गुड है, अच्छी जेपी बहुत अच्छी लिखी हुई है, उसी से करें। अब आपका क्वेश्चन है कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पूरा चैप्टर ही एक आंसर है उसका। अच्छा, अब इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो बताऊं कि यार बहुत ही स्मार्ट बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, 100 पेजेस 150-200 पेजेस की चीज़ों को देखा है, एक पेज पे बंदा समराइज भी कर सकता है। ये मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा करना चाहे तो हमने कुछ चीज़ों पे गाइडलाइंस पे इस तरह काम भी किया। हाँ, सेकंड क्या है, फिर वही बात है, आप उसमें से इम्पोर्टेंट हेडिंग्स जब आपने पढ़ा हो ना, तो आपको कुछ मेन चीज़ें जो है ना, वो जो पता है ना, वो लिखें। अब आपने करना क्या है कि उसमें से जो मेजर हेडिंग्स है ना, वो हेडिंग्स निकालें और उसके अंदर सारा कंटेंट ना डालें, एटलीस्ट कुछ लाइंस डालें और टाइम को मैनेज करें। एट द एंड आपका ये है कि आपका 30 मिनट्स हैं, वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, तो आपने उसके अंदर मैक्सिमम अगर 15-20 हेडिंग्स दी हैं, तो उसके अंदर 4-4 5-5 मिनट पे डिपेंड करता है। आपके लिए वो जो एक वो बाउंड्री है ना, वो टाइम लाइन है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अपने 30 मिनट्स को जितना मैक्सिमम अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं करें, उसमें जितनी ज़्यादा हेडिंग्स दे के, ठीक है, और जो जिन हेडिंग्स पे आपकी ग्रिप अच्छी है वो लिखें। तो आप अपनी अपनी डेडलाइन क्या बना दें कि मैंने इस क्वेश्चन को 30 मिनट्स में सॉल्व करना है, अब उस पर शुरू हो जाए। वो पूरा चैप्टर है जो भी है, जब आपको पता है टाइम खत्म हो गया, तो बस वो चैप्टर चाहे जितना भी रह गया है, एंड पे जल्दी से एक दो हेडिंग्स दें और उससे क्वेश्चन को ख़त्म करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स भी आ सकते हैं बेटा, वैसे होना तो नहीं, ऐसे होता तो नहीं है, आपके करिकुलम से आता है, लेकिन आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। अक्सर ना दो तरह का है आउट ऑफ कोर्स। एक तो है आउट ऑफ कोर्स, बच्चे समझते हैं कि वो आपके सिलेबस से बाहर आ गया, वो बहुत रेयर चांसेस है, और ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एक करिकुलम है। दूसरा आउट ऑफ कोर्स कुछ ये भी बच्चे समझते हैं कि क्लास टीचर ने पढ़ाया नहीं था और उसमें से आ गया जो नहीं पढ़ाया। हाँ, ये बहुत कॉमन है, ये कॉमन प्रैक्टिस है, इसमें हो जाता है नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ये हो सकता है। पेपर में फूल बूटे बनाओ फूल बूटे, ठीक है। फूल बूटे अगर बनाने हैं तो काम भी अच्छा करें, खाली फूल बूटे बनाएंगे तो फिर टीचर भी फूल बूटे ही देगा आपको, ठीक है। अगर आपने फूल बूटे बनाए हैं, लेकिन वाकई अक्सर फूल बूटे आपके पेपर के होंगे बेटा, आपका कंटेंट अगर आपने राइटअप में अच्छी चीज़ें ऐड की हैं, वो जो मैंने बताया बुलेट पॉइंट्स हैं या आपकी पंच लाइन्स हैं, वो अगर आपकी अच्छी हैं तो फिर फूल बूटे भी टीचर को अच्छे लगेंगे। लेकिन उसमें अगर आपने इधर उधर की कहानियाँ लिखी हैं और फूल बूटे बनाया, तो फिर आपको कांटे ही मिलेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ मिलेंगी। ये वेरी करता है, कि हमारे ज़माने में तो था, मुझे नहीं पता, रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई थी एक्स्ट्रा शीट्स की। अगर किसी बच्चे को पता है अभी लेटेस्ट पीयू में क्या हालात है तो वो बता सकता है, क्योंकि हमारे ज़माने में था, फिर मैंने सुना था एक रिस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है कि आप एक्स्ट्रा शीट यूज़ नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे को होता है तो वो आंसर कर दे इसका, अभी लेटेस्ट क्या सिनेरियो है, ठीक है जी बेटा जी। जी अच्छा बेटा जी, क्या पास पेपर प्रिपेयर करने से पास? यस, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पास पेपर में से, अच्छा डिपेंड अब ये कर रहा होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पास पेपर्स में अगर तो वही टीचर्स हैं, क्योंकि ये भी तो होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस ज़माने में क्लिनिक पीयू में था, तो क्लिनिकल के मेरे पास पेपर्स हैं, तो उसमें बहुत चांसेस हैं रेपिटेशन होगी, क्योंकि मेरे पास डेफिनेटली एक बैंक होगा, बस मैं उसी में से ही निकालूंगा बार बार हर दफ़ा, या उस एंगल के ही पेपर होंगे, एक टीचर का आइडिया हो जाता है ना। लेकिन ये है कि अब आप पास पेपर निकालें तो वो टीचर वो है ही नहीं उधर, या टीचर उस सब्जेक्ट को अब नहीं पढ़ा रहा, ठीक है बेटा। तो डिपेंड कर रहा होता है, अगर तो वही टीचर है तो पास पेपर के ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको फ़ायदा दे, लेकिन अगर टीचर चेंज हो गया तो चांसेस कम है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखें तो पास पेपर्स का बहुत फ़ायदा होता है। कुछ नहीं आता पास पेपर कर लो, कुछ नहीं आता पास पेपर कर पा लो, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा बेटा, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको पहली बात बताई है, ना नहीं करनी, इंशाल्लाह कुछ करके आना। सर नोट के पेपर डायग्राम के लिए कलर पेंसिल यूज, यस कर सकते हैं, करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कलर्ड जितना करें उसे अच्छा करें तो
प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। तैयारी बेटा है 2 दिनों में भी हो जाती है जो करने वाले हों, ठीक है। 20 दिन तो बहुत है, ठीक है। जिन्होंने तैयारी करनी है तो दोस्त थे कुछ, वो करते ही सिर्फ एग्जाम्स में तैयारी थे, कर लेते थे, माशाल्लाह पास हैं, बड़े सेट हैं अभी। सर एमसीक्यूज के बारे में बता दें कि वो कहाँ से प्रिपेयर करें। बेटा फिर वही बात है, मैंने ये बताया पहले भी, डिपेंड कर रहा है टीचर कौन है, टीचर का स्टाइल क्या है, और वो कुछ आइडिया दे ही देता है क्लास में कि आप इस तरह की चीज़ें यहाँ से कर लें, वहाँ से कर लें। कुछ टीचर्स बने बनाए पकड़ लेते हैं कहीं से, कुछ टीचर्स अपने ही लेक्चर्स में से निकालते हैं एमसीक्यूज। तो इट वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर। सर चाहिए थर्ड प्रॉप के लिए, फार्माकोग्नोजी के लिए तो फिर वही मैं कहूँगा बेटा, बुक्स देखें आप, अच्छी बात है, लेकिन ये देखें आपके टीचर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, पहले उसे देखें। फिर वो कौन सी थी बुक, मुझे नाम भूल गया हुआ है, फार्माकोग्नोजी, ट्रीज एंड इवन की थी शायद। ये कोई स्टूडेंट है जो फ्रेश है वो बता दे फार्माकोग्नोजी की, ठीक है। सेव सप्ली वाले स्टूडेंट्स के ऑलमोस्ट सेम मार्क्स क्यों होते हैं? चलें अभी हर बात के बच्चों के सप्ली के मार्क्स तकरीबन सेम क्यों होते हैं? चलें ठीक है, ये बस होते हैं, ठीक है। अब सप्ली आ गई तो बस आ गई, कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं। माय प्रिपरेशन 30%। चले मैं इसका आंसर दे देता हूँ वैसे। अच्छा होता है पता है क्या बेटा, मैं चलो ये बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। कभी क्वेश्चन आया कि अक्सर फेल वाले बच्चों के 32, 33, 34 मार्क्स क्यों आते हैं? चले मैं आंसर देता हूँ। होता पता है क्या बेटा, अब इसमें ना इंटेंशन बुरी नहीं होती टीचर की। अक्सर जो मैंने, अच्छा फिर ये जरूरी नहीं है जो मैं आंसर देने लगा हूं ना, हो सकता है कि वाकई इतने मार्क्स हों 32, 33, 34। दूसरा पता है कि अक्सर जो मैंने एज ए टीचर देखा है, और अच्छी इंटेंशन के साथ टीचर, कभी कभी होता है कि अच्छी तरह चेक करें तो बच्चे के मार्क्स आ रहे थे 41, 42, 43। अच्छा 44, 5, 6 वाले को तो टीचर निकाल देता है ग्रेस मार्क्स देके। जब आते हैं ना मार्क्स 40, 41, 42, ठीक है, और जब वहां करके फेल करें ना तो बच्चे शोर मचा देते हैं। ये मैं कुछ बता रहा हूँ एग्जांपल्स। उसमें अक्सर एक ट्रेंड है, सारों की नहीं मैं बता रहा, कुछ में ट्रेंड है कि वो फिर ट्राई कर दें कि हम ना मार्क्स इतने कर दें, फिर क्योंकि मार्जिन तो होता ही है, ऐसा कोई बात नहीं है बेटा कि आपको अगर 10 आउट ऑफ 20 मार्क्स दिए ना तो आपके 10 ही बनते थे। अगर मैं दोबारा रीचेक करूँ ना, लाइन एक एक लाइन को अच्छी तरह रीडिंग करूँ तो आपकी इतनी गलतियाँ निकलती हैं। लाइक मैं एज अ टीचर अगर आपको बताऊँ, अगर मैं ये प्लान कर लूँ ना कि इस बच्चे के पेपर से मैंने गलतियाँ निकाली तो निकल ही आती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जो है। तो हाँ अगर ये है कि क्योंकि आप एक एक लाइन तो नहीं सही तरह देखते, अक्सर ये होता है कि कभी कभी मैं बता रहा हूँ, कभी कभी होता है कि टीचर कभी क्या करता है, वो सोचता है कि मैं इसे 40, 41 पे करूँ ना, वो उल्टा पड़ जाता है स्टूडेंट कि पता नहीं मेरे साथ ज्यादती होगी। अभी ज्यादती नहीं होती, वो टीचर की इंटेंशन बुरी तो नहीं होती, डेफिनेटली उसने भी तो अपना भी तो एक मार्जिन रखना ना, इतने ऐसे तो नहीं हर एक को निकालते जाना। वो फिर बेहतर समझते हैं रीड करके ना पेपर को देख लेते हैं कि इसकी गलतियां और भी एक आधी होती हैं, तो बजाय उसे उसे 40, 41, 42 पे फेल करने की बजाय, सप्ली लगाने की बजाय, तो वो बेहतर समझते हैं सेफर साइड 32, 33, क्योंकि बच्चे को भी लगता है बहुत मार्जिन है 15 मार्क्स। तो ये एक क्वेश्चन भी यहाँ कह सकते हैं, इसका आंसर भी है इतने हो, ऐसा भी नहीं है कि बच्चे के मार्क्स, लेकिन ये क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि यार मार्क्स इतना ही क्यों आते हैं, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे अच्छे टीचर अपने साथ देखे हैं जिन्होंने बड़ी अच्छे चेक करते हैं। अब वो बड़ा अच्छा चेक करके बच्चे को 45 से ऊपर वाले को पास करते थे, लेकिन अगर 43, 42 वाले को अगर फेल करते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो 42, 43 वाला क्या करता है, वो शोर मचाता है, ठीक है। नहीं बेटा ऐसा तो नहीं होता कि एफिलिएटेड कॉलेज वालों के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, ठीक है। जब मैं था तब तो सिर्फ एक कॉलेज था एफिलिएटेड, अब तो काफ़ी हो गया पीयू में। अगर ऐसा नहीं है बेटा, वो ब्लाइंड होता है, आपके होता है ना कि ये बच्चा एफिलिएटेड कॉलेज का है या फिर पीयू का है। आपको मेन पीयू का एग्जामिनेशन जो सेल है वो आपको एक फिक्टिशियस जो रोल नंबर इशू करता है, उसमें बिल्कुल नहीं पता चलता है ये पीयू का बच्चा है या नॉन पीयू का।
सर जो बच्चे किसी इंस्टीट्यूट से हैं, वो क्या करें, किसी इंस्टीट्यूशन के एग्जाम की तैयारी हमारे से PU, हाँ जी, जो PU से एफिलिएटेड है ना बच्चे, क्योंकि आपका पेपर तो PU के टीचर ही बनाएंगे जहाँ तक मुझे पता है। मैं हमारे यहाँ BZU में भी ऐसी है, जब मैं PU में था तब भी ऐसी था और अब भी ऐसी होगा कि जो PU से एफिलिएटेड है डेफिनेटली पेपर तो उनका जो उस पेपर का इंटरनल एग्जामिनर है ना, ठीक है, आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में देखेंगे PU में उस वक्त इंटरनल एक मेन एग्जामिनर कौन है, ठीक है, एनाटॉमी का कौन है, फिजियोलॉजी का कौन है, बायोकेमिस्ट्री का कौन है, ऑर्गेनिक का कौन है, तो वो पेपर वो बनाएगा, वो और एक्सटर्नल एग्जामिनर मिलके बनाएंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो भी पेपर डेफिनेटली वो एक्सटर्नल एग्जामिनर मेन होता है जो पेपर बनाता है, इंटरनल उसके साथ एफिलिएटेड होता है। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो पेपर बनाएगा वो सबके लिए होगा, जो स्टूडेंट के लिए। तो उसमें फिर वही बात है कि आप बेहतर ये तो ये देखें कि टीचर जो मेन एक इंटरनल है उसका क्या ट्रेंड है पढ़ाने का, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। प्रैक्टिकल के बारे में कैसे पास हो बेटा, ये कुछ में तो प्रैक्टिकल वाकई बड़ा मैटर कर रहा होता है, लेकिन अक्सर में ये है कि वाइवा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वाइवे में अच्छी आपकी होनी चाहिए तैयारी, तो वाइवा अच्छी तरह तैयार करें। वो डेफिनेटली आपने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया हो तो आपका वाइवे की तैयारी हो जाती है, तो वाइवा आप अच्छा तैयार करेंगे तो आपका प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल वर्क है वो उसकी इनिशियल जो 20 मिनट्स का राइटअप होता है वो अच्छी तरह लिखें, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक हो गया सर, हाउ टू गेट रीड ऑफ मोबाइल फ़ोन जब भी पढ़ने बैठते हैं। ठीक है, मोबाइल ये तो बेटा एडिक्शन है ना, ये तो सीधी सी बात है, ये एक एडिक्शन होगी हुई है क्वाइट अनफॉर्चुनेटली। तो एडिक्शन से आपको पता ही है आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, आप ये नहीं कर सकते कि फ़ौरन छूट जाए। तो अच्छी बात है, मोबाइल सुकून में ज़िंदगी जो लोग मोबाइल से दूर रहते हैं ज़रा, लेकिन ये एडिक्शन ये फिर एक नया टॉपिक है। हाउ टू मेमोराइज ड्रग्स इन कोग्नोजी, एनी ईजी एंड इफेक्टिव वे। हाँ, वो जो अभी मोबाइल वाला कह रहे थे ये है कि सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट कर दें कुछ दिनों के लिए, जब तक एग्जाम्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया से ज़रा कट ऑफ हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया ज़्यादा टाइम लेता है आपका। हाउ टू ड्रग्स इन कोग्नोजी, एनी ईजी एंड इफेक्टिव। कोग्नोजी की ड्रग्स कैसे याद करें? हाँ हाँ, कोग्नोजी की ड्रग्स क्या याद करवा रहे हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो कोग्नोजी की ड्रग्स याद करना और केमिस्ट्री के फार्मूला स्पेशली मेडिसिन के फार्मूलाज याद करना है। इस तरह कोग्नोजी में भी है फार्मूलाज, ये रट्टा है बेटा, इसमें रिपीटिशन है, रिपीट करें, प्रैक्टिस करें। मैं एक चीज़ करता था कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, दो तीन चीज़ें बताता हूँ चलें, कुछ याद करने का तरीका। फॉर एग्जांपल अगर पेपर है ना, जिन्होंने अभी हायर क्लासेस वाले, मार्केटिंग वाले बच्चे हैं, हॉस्पिटल वाले बच्चे हैं, तो कुछ पेपर्स होते हैं जिसमें ना कॉन्सेप्ट नहीं होता, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है आपकी हेडिंग्स, मार्केटिंग है, हॉस्पिटल है, ठीक है। उनमें मैं क्या करता था, उनकी हेडिंग्स जो है ना, उनको हेडिंग्स को याद करने के लिए ना, उनकी हेडिंग्स को याद करने के लिए मैं एक निमोनिक बना लेता था, कोई लाइन बना लेता, एक लंबी सी लाइन बना लेता था या निमोनिक बना लेता था, ठीक है, ताकि और निमोनिक में लिख लेता था। मैंने एग्ज़ाम से पहले एक माह रह गया एग्ज़ाम में, तो मैं 1.5 माह पहले ये काम करके रख दूँगा, हॉस्पिटल को और कम्युनिटी टाइप और इस तरह के जो जिसमें इस तरह की कहानियाँ लिखनी होती हैं ज़्यादा, आपको पता ही है, उसमें क्या करूँगा, उसकी हेडिंग्स की निमोनिक्स बना के बस रख लूँगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले ना मैं फ़ौरन निमोनिक याद करूँ, मुझे हेडिंग्स याद हो। अब ये क्वेश्चन है कोग्नोजी कैसे करूँ? मैं इस तरह के जो पेपर्स थे ना कि जिनमें मुझे था कि यार ये भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, स्ट्रक्चर भूल जाते हैं, इनको मैं एंड पे करता था, क्योंकि जल्दी 1.5 माह पहले करूँगा फिर भूल जाएंगे, फिर करूँगा फिर भूल जाएंगे, तो इनको एंड पे अगर तो पेपर ही पहला है तो उसको पहले पेपर वाला, अगर जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री अक्सर फर्स्ट होता है, तो मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री को क्या करूँगा, पहले 10 दिन, एंड वाले 10 दिन उसे दूंगा। उससे क्या होगा कि वो एंड वाले 10 दिन में वो जो याद आएगा ना वो भूलेगा नहीं, दूसरा राइट, ठीक है। तो ये इस तरह का काम आप कर सकते हैं कि जो भूलने वाली चीज़ें उसे एंड पे ज़्यादा टाइम लगा के कर लें, और जो इस तरह की चीज़ें उनमें सिर्फ निमोनिक्स बना लें और उनको बस लॉक कर दें। प्रिपरेशन की 30%, चलिए सर बहुत अच्छी है बेटा, हो जाएगी, ठीक है जन्नत। 30% प्रिपरेशन है, 20 डेज है, बहुत टाइम है। ठीक हो गया बेटा, इंशाल्लाह हो जाएगा सर। स्टैट के पास पेपर्स करके पास हो सकते, फिर वो पास पेपर बेटा मैंने बताया, अगर वही एग्जामिनर है वही डेफिनेटली स्टाइल होगा तो डेफिनेटली आपको हो जाएगा इंशाल्लाह।
लेकिन एग्जामिनर चेंज हो गया, उसका स्टाइल चेंज हो गया, तो हो सकता है कि वो नया एग्जामिनर का स्टाइल ही डिफरेंट हो। अदरवाइज अगर एग्जामिनर सेम है, पर चेक कर लें तो बहुत चांसेस है कि हो जाएगा इंशाल्लाह। टिप्स फॉर एनाटॉमी ब्लड सप्लाई एंड टिप्स फॉर फिजियोलॉजी पेपर। अच्छा, एनाटॉमी ब्लड सप्लाई, अच्छा ये वही है, एनाटॉमी माइनर सब्जेक्ट था, अब तो थोड़ा ज़्यादा हो गए इसके मार्क्स। ये फिजियोलॉजी मैं तो जो भी चीज़ें हैं ना जो मुझे याद नहीं होती थी, मैं तो उसमें वही करता था निमोनिक। मैं ऐसे ऐसे निमो मैं बता नहीं सकता, पंजाबी में बन जाए, पश्तो में बन जाए, उर्दू में, इंग्लिश में, कोई ना कोई निमोनिक बना के, जैसे आप ब्लड सप्लाई कर रहे हैं ना, तो ब्लड सप्लाई, ठीक है। मैं आप छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैंने याद आज तक किया हुआ है, आपको एग्जांपल दे देता हूँ। टाइप्स वो होती है ना, क्लासेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, क्लास ए बी सी डी। ए को मुझे ना कंफर्म याद था, ए होता है सोडियम चैनल ब्लॉक। अच्छा, मुझे था बी सी डी मिक्स हो जाते हैं, तो मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ था, बी को मैंने किया हुआ था बीटा ब्लॉकर है ना, तो मैंने कहा नहीं, बी क्लास ए कौन सा है, आपका सोडियम चैनल ब्लॉकर, डी कौन सा बीटा ब्लॉकर, मैंने उसे कहा था टू बी, ठीक है। क्लास सी है ना, वो कैल्शियम चैनल है, उसको मैंने किया हुआ था फोर्स मैंने लिख दिया हुआ उसका। और फोर जो है ना, वो पोटेशियम चैनल वाला था ना, तो उसको मैंने किया हुआ था तरीके। अब आपको अजीब सा लगेगा, तो मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ था टू बी फोर्स। ये क्या तरीके हैं, यानी कि मैंने एक अजीब सा देखा, अब आपको लगेगा ये क्या निमोनिक है, लेकिन मुझे आज तक याद है कि टू बी क्लास टू का बीटा ब्लॉकर, क्लास बी का बीटा ब्लॉकर, सी का फोर्स से कैल्शियम चैनल, और डी का क्या है, आपका पोटेशियम, ठीक है। पता नहीं समझ आई कि नहीं आपको, एनी हाउ ये है कि निमोनिक बना है, ये फिर से वहाँ से आएगा जो टॉपिक्स पीयू ने पढ़ाए हैं। आप लगता है पीयू से एफिलिएटेड से हैं बेटा समरा? बेटा हाँ, ज़्यादा चांसेस हुई है डेफिनेटली, अगर पीयू के टीचर ने जिस एंगल से पढ़ाया है, क्योंकि वो और एक्सटर्नल मिलके, मैंने बताया मेनली बनाता तो एक्सटर्नल एग्जामिनर है पेपर, लेकिन डेफिनेटली वो मिल के ही एक बनता है, तो वो उसके डेफिनेटली वो उस एंगल से ही बनाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, अगर टीचर ने अगर उसे अच्छी तरह पढ़ाया है और आपको लग रहा है तो इम्पोर्टेंट है, तो नहीं इम्पोर्टेंट। लेकिन अब मुझे स्पेसिफिकली इतना एग्जैक्ट नहीं पता, इतनी डिटेल्स नहीं पता कि एनाटॉमी आपकी किस टीचर ने किस लेवल की पढ़ाई है, उसे वाकई पसंद है कि नहीं, और एक्सटर्नल एग्जामिनर वो ऐड करेगा कि नहीं। जी बेटा, पेपर में कॉन्सेप्चुअल लिख देंगे तो इनफ होगा, वेरी गुड, अच्छी बात है, कॉन्सेप्चुअल लिखें, लेकिन हाँ लिखें, ज़रूर लिखें, बहुत अच्छा। लेकिन डेफिनेटली अगर आपने उसका हक अदा करना है, पेपर की लेंथ भी तो पूरी करनी है, तो कंसेप्चुअल में अगर आपको लाइन ही एक दो लाइन्स की कॉन्सेप्ट याद है, तो डेफिनेटली वो फिर मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना, अगर पेपर ही 10 मार्क्स का, वो क्वेश्चन ही 10 मार्क्स का। अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स को लिखें, बहुत अच्छी बात है, मैं तो 100% एग्री करता हूँ। कॉन्सेप्ट्स जिन पेपर्स का होते ही कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें तो कॉन्सेप्ट्स पे ही चलना चाहिए आपको। डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स आपको सबसे ज़्यादा काम आएंगे वाइवे में, प्रैक्टिकल में। ओके सर, एनाटॉमी में सिर्फ डायग्राम बना दें? नहीं बेटा, ज़रूरी नहीं है, अगर वो उसका क्वेश्चन ही इस तरह का है कि सिर्फ डायग्राम इनफ है तो ठीक है डायग्राम, अदरवाइज अगर वो कंटेंट मांग रहा है तो आपको राइटअप भी करना चाहिए सर, ठीक है। फिर वही बात है, अगर टाइम कम है तो सिर्फ क्लिनिकल का बता दें। क्लिनिकल का भी बेटा वैसे ही है जैसे बाकी पेपर्स हैं, टीचर को देखें, टीचर ने साल में क्या पढ़ाया, कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा इन डिटेल पढ़ाया, किसको कम पढ़ाया, पास्ट पेपर्स उस टीचर्स के किस तरह के हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली देखें इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। 20 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा ये बताया है पहले मैंने, अकॉर्डिंग टू द टाइम रिक्वायर्ड। जी जी बेटा, फोरेंसिक भूल जाती है सर, बेटा हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। फोरेंसिक इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, इस तरह के पेपर्स के लिए मैंने दो चीज़ें बताई हैं। नंबर वन ये है कि बहुत जल्दी याद ना करें, ये नहीं है कि पेपर से 1.5 माह पहले रट्टा लगा के छोड़ दें, फिर क्या होगा, फिर भूल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट्स उसके समझ लें, अगर आपको लगता है ना कुछ चीज़ें
कनेक्ट होने वाली हैं। दूसरी बात वही है जो मैं करता था, मैं बता रहा हूँ, निमोनिक्स बना लें। कोई कौन जो है ना, एक बोर्ड है, बोर्ड के मेंबर्स कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो उसके लिए कोई निमोनिक बना लें। मैं तो बल्कि जैसे पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स थी, तो वो पावर्स की जो पंच लाइन्स होती है ना, एक एक वर्ड होता है कि ये पावर है, नेक्स्ट ये पावर है, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना उसको हाईलाइट कर दें। तो मैं ऐसे भी करता था कि इस तरह के टॉपिक्स को, जैसे अगर फॉरेंसिक है तो बुक की रीडिंग करके ना, तो उस तरह के वर्ड्स को हाईलाइट करके रख लो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप पढ़ो तो आप फ़ौरन उस वर्ड को पकड़ लो। ठीक है, और अगर उन सारे वर्ड्स की तरतीब को एक कोई निमोनिक बना सकते हो तो वो भी रट्टा लग जाता है। सिवाय के कैसे मार्क्स के लिहाज से प्रोडक्टिव बनना है, टाइमिंग। फिर से वाइवे के बारे में बता दें, कैसे डील करें फॉर द फर्स्ट ट्रॉफीज। बेटा वाइवे में, अच्छा वाइवे में नंबर वन क्या, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। ठीक है, एक अच्छे, वो जैसे मुझे याद है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं ना, वो शक्ल से कहते हैं ना, शक्ल से बड़ा अकूल लगता है। तो वो ये है कि एक अच्छा बन के जाए, आपका पहला ही स्टाइल ही ऐसा होगा कि टीचर पे बैड। हाँ, अगर आप जैसे मर्जी हैं, आपकी ग्रिप अच्छी है टॉपिक पे, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको आता भी कुछ नहीं है और आप बन के भी रफ टफ गए हुए हैं, तो वो तो ज़्यादा नेगेटिव, एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो एक अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करें। दूसरा ये है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, कभी भी फ़ौरन ना नहीं करनी कि मुझे तो आता ही नहीं। ठीक है, तो ना करें, क्वेश्चन को रिपीट करें और ट्राई करें टू गेट टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, सो इजी। ऐसे की लेंथ बता दें कितनी होनी चाहिए। बेटा लेंथ, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंगली कर लें। बाकी एग्जैक्ट अगर कोई कोई है ना इस तरह कोई लिमिटेशन, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। अगर इंग्लिश में ऐसा कुछ है कि उन्होंने कहा कि इससे 200 वर्ड्स हों, 300 वर्ड्स हों, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अगर इस तरह की कोई लिमिटेशन है कि इतने वर्ड्स का हो, तो फिर तो आपको उतने वर्ड्स ही लिखने चाहिए। अगर इस तरह का नहीं है तो फिर टाइम के अकॉर्डिंगली करने हैं, आपको जितना आता है वैसे करने। हाँ, आई थिंक कर सकते हैं आप, उर्दू में भी कर, नहीं कर सकते हैं, वो मुझे पता है। आप उर्दू में, यू हैव ऑप्शंस, ईदर यू कैन राइट इन उर्दू और इंग्लिश। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इस तरह की कोई कंपल्शन नहीं है कि ज़रूरी है कि दोनों इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें। तो जी, इंडस्ट्री के वाइवा के लिए सोर्स यूज़ करें, क्या सोर्सेज यूज़ करें इंडस्ट्री के लिए, वाइवा के लिए? इंडस्ट्री की बुक एंसल आई गेस, वो सूटिक्स की है। इंडस्ट्रियल की वो थी ना, गुप्ता है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है बेटा, सॉरी। तो फिर वही बात है, टीचर्स के नोट्स लें। अगर आप पीयू के हैं तो पीयू के टीचर्स को देखें, अगर रिलेटेड के हैं तो वहाँ के पता कर लें। तो मेन टीचर्स के देखेंगे, टीचर्स के नोट्स नहीं है, टीचर ने अगर कोई रेफरेंस बुक दी है तो उसको देखें। मुझे आज भी याद है कि मैं जैसे बताऊँ, मुझे ना, मैंने शारजल से किया था बायोफार्मास्यूटिक्स। तो मुझे वो नाम नहीं दूंगा, एक बड़ी यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, वो आए थे वाइवा लेने। तो उन्होंने कहा था कि द फैक्टर विच लाइक प्ले देयर रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो मैंने उन्हें, वो काफ़ी नाराज़ हो गए, वो कहते हैं यार प्रोटीन बाइंडिंग तो डिस्ट्रीब्यूशन में रोल है, आपको एब्जॉर्प्शन में कहाँ है। तो वो काफ़ी हुए नाराज़। अब वो क्या मसला क्या था, अब देखें, वो मुझे बल्कि उन्होंने झिड़कें दे के बाहर भी निकाल दिया। मुझे लगा सप्ली आ जाएगी, वैसे बच गया मैं। अब वो ये था कि मैंने वो शार्जल से बड़ा हुआ था कि अगर आपकी प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा हो जाए ना, तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। एनी हाउ, इन शॉर्ट ये है कि वो टीचर के अकॉर्डिंगली भी चलना इंपॉर्टेंट। क्वाइट अनफॉर्चुनेट ये है कि वो होता है। अगर रॉकेट साइंस कहीं से पढ़ लिया ना, और अगर टीचर को भी वो नहीं पता, तो वो उल्टा भी पड़ जाता है कभी कभी। अच्छा, एक और मैं देखता हूँ, कभी कभी ना जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं, तो वो हर क्वेश्चन को बड़ा सीरियस भी ले जाते हैं। टीचर शायद वो बड़े बेसिक लेवल का पूछ रहा हो, आप बड़े नेक्स्ट लेवल पे जाके आंसर कर रहे होते हैं। तो बिला वजह अपने आप को फंसाते नहीं हैं। ठीक है, हमेशा बेसिक आंसर दें, बड़ा सिंपल सा आंसर से स्टार्ट करें। बिला वजह ऐसा वर्ड अंदर ना बोलें, वाइवे में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, जिसका पता ही नहीं है। ठीक है, बच्चे खुद भी फंसा लेते हैं। हमेशा उस चीज़ का आंसर उतना दें जितना पूछा गया है, और बेसिक आंसर दें। बहुत कभी कभी बंदा ना बहुत पढ़ गया हो ना, तो वो क्वेश्चन बड़ा बेसिक होता है, वो समझता है पता नहीं टीचर ये तो नहीं पूछ रहा होगा, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे डिस्कशन स्टार्ट कर देता है, और उस पर वो खुद ही फंस जाता है। तो अपने आप को खुद भी नहीं फंसाना बेटा।
ठीक हो गया जी। आई थिंक काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं। हु इज़ द मॉडरेटर? अभी भी है, लेकिन है तो आप पूछ सकते हैं। एमफिल का क्राइटेरिया बेटा पीयू का पूछ रहे हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का। अगर पीयू का पूछ रहे हैं तो पीयू में फिर अभी लेटेस्ट क्या है वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। हम मुझे याद है जब हम थे, टीचर भी थे या स्टूडेंट भी थे, तो वो ये था कि सब नंबर वन ये है कि जो पीयू का है ना स्टूडेंट, उसके लिए तो हैं, अगर 10 सीट्स हैं तो 9 सीट्स पीयू के स्टूडेंट्स के लिए हैं और एक आउटसाइडर कोई भी अदर देन पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। सेकेंडली सबसे इम्पोर्टेंट जो होता था ना वो होता था आपके एंट्री टेस्ट के मार्क्स। जिस डेफिनेटली जो टॉप 10 में मार्क्स में आ जाता है वो उसका एडमिशन हो जाता है, क्योंकि बाकी मोर और लेस बच्चों के फॉर्म डी के मार्क्स, एफएससी के मार्क्स की वेटेज ऑलमोस्ट सेम होती है। तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके इंटरव्यू, ओ सॉरी, आपके एंट्री टेस्ट के मार्क्स। वो 40 के होता था, अब पता नहीं कितना हो गया होगा। 40 में से जिसके सबसे ज़्यादा हैं तो उसका एडमिशन हो जाता है। जी बेटा। हेलो। ज़रूर बेटा, लिप्स वाले भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। इंशाल्लाह आप मेहनत करें, आप क्यों नहीं कर सकते। आपने सिर्फ, मैंने लास्ट में एक बात कही थी, सारी चीज़ें नंबर से टॉप नहीं होता बेटा, ठीक है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाए। आप जैसे चलिए लिप्स की बात कर रहे हैं, तो यही हुआ कि प्राइवेट पब्लिक का अगर कंपैरिजन करें बेटा, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, कभी कभी बंदा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है ना, तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं वो पब्लिक सेक्टर वाले बेचारे वो नहीं उतना कर पाते। प्राइवेट सेक्टर वाले बच्चे ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मैंने यूएल में मैंने पढ़ाता रहा हूँ, वहाँ बहुत से बच्चे खुद कर करके सर्च कर करके उन्होंने स्कॉलरशिप्स लेके इस वक्त यूरोप में बैठे हुए हैं, पीएचडीज कर रहे हैं। कभी कभी हमारे पीयू में बहुत से बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन चूँकि डायरेक्शन नहीं होती, इस नहीं सोचा होता, तो वो यहीं पे ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने और कायदे से बड़ा देखा, कायदे अज़म में बहुत ट्रेंड है, वहाँ के बच्चे बहुत बाहर से फार्मेसी में स्पेशली पीएचडीज कर रहे हैं बाहर से जाके। जी। तो ये ऐसा नहीं है कि लिप्स वाला बच्चा नहीं कर सकता या ये कर सकता। प्रैक्टिकल लाइफ में ये मैटर ही नहीं करता। प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत से हैं जो निकम्मे, जिसे कह सकते हैं ना, सो कॉल्ड निकम्मे मैं कहूँगा, वो बहुत आगे चले जाते हैं। और जो हम कहते हैं ना सो कॉल्ड बड़े टॉपर भी, और वो बेचारे, अब उनके लिए भी मैं बेचारे का वर्ड यूज़ नहीं करता। वैसे ये है कि कुछ लोग हैं, कुछ चीज़ें हम देखते हैं, कुछ अल्लाह के क्राइटेरिया अपना है, दुनिया का क्राइटेरिया डिफरेंट है, ठीक है। एट द एंड तो सेटिस्फेक्शन है बेटा। अगर आप मुतमईन हैं अपनी लाइफ से, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप अच्छा एक आउटपुट दे रहे हैं कम्युनिटी को, मेरे हिसाब से तो वो है लाइफ। ज़ाहरी तौर पे आप कहाँ भी चले जाएं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, डीन्स, वाइस चांसलर्स बेचारे ज़िंदगी, और कई बेचारे बेचारे फिर वही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो हमें नज़र आ रहा होता है, कोई रेडी वगैरह चला रहा है या रिक्शा चला रहा है, वो बड़े खुश ज़िंदगी अच्छी गुजर रहे हैं, मुतमईन है, ठीक है बेटा। सो आई थिंक सर के क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर दिया है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद है कि जो बच्चों के जहन में क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो गए होंगे अब तक। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो फर्स्ट क्रॉप वालों की तरफ से ही थे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना होता है, तो एक ज़्यादा उनके जहन में शकूक व शुबहात होते हैं। तो उम्मीद है कि जितने भी उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे सॉल्व हो गए होंगे उनके करीब। तो एक बार फिर सर आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। अली हमज़ा ने मुझे इनवाइट किया था, उसका बहुत शुक्रिया। आजकल के ज़माने में बड़ी बात है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है दूसरों के लिए। तो अगर कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है तो दैट्स रियली ग्रेट यू पीपल। काफ़ी बच्चों को अगर चलें फ़ायदा हो गया, कोई बच्चों के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उससे। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बेस्ट विशेस।
इंशाल्लाह सर फ्यूचर में भी आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे इसी तरह और श्योर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका टाइम हमें मिलता रहेगा। इंशाल्लाह श्योर श्योर ओके खुदा हाफिज़ ठीक है, हम अपना सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।